नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोपहर के 2 बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज के न्यूज रूम लाइव में कुलगाम में आतंकी घटना से लेकर केके की अंतिम यात्रा तक हर खबर से हम आपको बाखबर करेंगे। मल्लिका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मल्लिका मल्होत्रा। आपको तेजी से बदल रही गुजरात की राजनीति के बारे में भी बताएंगे। आज हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब बीजेपी में हार्दिक की एंट्री से किस तरह से समीकरण बदलेंगे, किस तरह से गुजरात की सियासत बदलेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। आशुतोष। शुक्रिया मल्लिका। नमस्कार आप सभी का, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एक बयान से भूचाल है दिल्ली में। केजरीवाल ने कहा है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्या है केजरीवाल के इस डर की वजह, आपको बताएंगे अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता और आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में आखिरकार क्यों टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है, लोग किस तरीके से सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। 6 जून और 3 जून ये दिन क्यों खास है, क्योंकि पिछले 5 महीने में 134 लोगों की जान गई है, लोग नाराज हैं। सही, बहुत धन्यवाद अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। इस वक्त की खबर यह है कि सिंगर केके का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मंगलवार को कोलकाता के एक कॉलेज में कॉन्सर्ट में फेस्ट में हिस्सा लेते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी थी। बस अब से कुछ ही देर पहले मुंबई में पंचतत्व में विलीन हुए हैं केके, सिंगर केके, और उनकी शव यात्रा में भारी तादाद में लोग उमड़े, फैंस की भीड़ उमड़ी और अब ये एहसास हुआ कि केके कितने लोकप्रिय थे, कितने पॉपुलर थे। एक ऐसा सिंगर, एक ऐसा गायक जो बहुत ज्यादा दुनिया के सामने नहीं आता था, भीड़ भाड़ में नहीं होता था, लेकिन आज जब उनकी शव यात्रा निकली, आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, तो उसमें उनके फैंस की भारी भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि केके अपने चाहने वालों में कितना लोकप्रिय थे और केके ने किस लोकप्रियता को हासिल किया था। ये वो केके हैं जो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे। 23 अगस्त 1948 को दिल्ली में जन्म हुआ, 31 मई 2022 को कोलकाता में उनकी मौत हुई, यानी कि 53 साल कुछ महीने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर केके ने इस दुनिया को कहा अलविदा। इतनी कम उम्र में केके इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका अंतिम संस्कार मुंबई में कर दिया गया। खबर आगे आपको बताएंगे शुभांकर। देखिए, केके के निधन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तमाम संगीत प्रेमी ऐसे हैं जो नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो उनके निधन से जुड़ी हुई हैं। पूरा घटनाक्रम क्या था, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर जहां पर वो गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं, गर्मी से वो परेशान थे, वहां पर धुएं का भी जिक्र हुआ, बाहर ले जाया गया उन्हें। अब इलाज में देरी की बात की जा रही है, आखिरी विदाई की बात की जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है जिसमें जिक्र किया गया है कि उनके लीवर, उनके किडनी काफी हद तक डैमेज हो गई थी और इसे नेचुरल डेथ बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो ये बड़ी बातें आई हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज हो रही है अननेचुरल डेथ को लेकर, लेकिन ये 5 तस्वीरें जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए कि के लगातार परफॉर्म कर रहे थे, 2 दिन से वहां परफॉर्म कर रहे थे, एकाएक ऐसा क्या हुआ, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेचुरल डेथ का जिक्र हुआ है। और अब आपको सीधे ले चलते हैं स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनते हैं क्या कुछ वो कह रही हैं। क्या समझा कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए। केजरीवाल जी, निश्चित रूप से आज मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। मेरा आग्रह है कि आप देश की जनता को बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर,
आपकी इच्छा का यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर अनदेखा करें। केजरीवाल जी, आज आपने कहा कि आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सत्येंद्र जैन के उस 16 करोड़ 39 लाख के काले धन के बारे में आप ऐसा क्या समझे थे कि आज आपने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि कैसे सत्येंद्र जैन ने 16 करोड़ 39 लाख के काले धन का न सिर्फ हवाला एंट्री ऑपरेटर्स के माध्यम से कंपनीज में इस्तेमाल किया, बल्कि साथ ही दिल्ली में 200 बीघा जमीन ली अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के आसपास। और सत्येंद्र जैन ने, केजरीवाल जी, आपकी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मंत्री होने के नाते फिर उन्हीं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। कल तक समझते थे सत्येंद्र जैन को, आज आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अत्याचार देश की जनता पर ना करें। मेरे स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर दें। देश को आतुरता से आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, दिल्ली की हाईकोर्ट का अपमान ना करें। क्या आज भी वो सत्येंद्र जैन जिसने न सिर्फ काले धन का इस्तेमाल किया, बल्कि आपकी सरकार आपके तंत्र का दुरुपयोग करके 200 बीघा जमीन हथियाया, क्या वो सत्येंद्र जैन आज भी आपके लिए ईमानदार है? निश्चित रूप से मेरे ये 2 विनम्र प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। मुझे, देश की जनता को, केजरीवाल जी, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। 23 मई 2022 को 2 जुलाई 2019 की कंप्लेंट निकाली जाती है और उस पर कार्यवाही और कागजात की डिमांड करी जाती है। पिछले 3 साल से कहां था यह केस? पिछले 3 साल से इस पे क्या जांच हुई? पिछले 3 साल से इस पे क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कार्यवाही हुई? नहीं हुई, क्योंकि इन सब एजेंसियों को भी पता है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पर जब केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सब एजेंसीज को मैंडेट दिया जाता है, तो सब कुछ गड़े मुर्दे निकालकर, फर्जी केस निकालकर, कोई भी पुरानी कंप्लेंट निकालकर अब फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी पर फर्जी केस होते हैं, अब मनीष सिसोदिया जी पर फर्जी केस का प्रयास होता है। कौन है ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया? क्यों पड़ी है केंद्र सरकार इनके पीछे? केंद्र सरकार इनके पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने जब शिक्षा का कार्यभार संभाला था, तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाइए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल नहीं होते थे, क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, पीने का पानी नहीं होता था। मनीष सिसोदिया जी वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक क्रांति की शुरुआत करी। और आज वो क्रांति यहां पर पहुंची है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी, जेईई, नीट क्लियर करके देश के बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए हजारों बच्चे अप्लाई करते हैं। 5000 सीटें होती हैं हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में और 80,000 लोग वहां पे एप्लीकेशन डालते हैं। इस शिक्षा क्रांति के प्रणेता हैं मनीष सिसोदिया जी। कौन है सत्येंद्र जैन जी? सत्येंद्र जैन जी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं
जिन्होंने हर दिल्ली वाले को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना कोई भी पैसा खर्च किए दी जा सकती है, उसका मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। वरना आप याद करिए, एक बीमारी के लिए एक परिवार को अपने सारे गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, अपना घर बेचना पड़ जाता था जब प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए के इलाज कराने पड़ते थे। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को फ्री इलाज की सुविधा दी है। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पिछले 2 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर देख के गए हैं। ये वो सत्येंद्र जैन जी हैं जिनकी मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलता है, फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री इलाज होता है। और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस जो सिंगापुर में होने वाली होती है, तब दिल्ली सरकार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया पहचान रही है कि जो दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याएं हैं, उसको सुलझाने का मॉडल दिल्ली सरकार लेके आई है। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये पचता नहीं है। कैसे पचेगा? वो थोड़ी चाहते हैं कि हर गरीब को इलाज मिले, वो थोड़ी चाहते हैं कि दिल्ली के हर गरीब को अच्छी शिक्षा मिले। उन्हें पता है कि इस दिल्ली मॉडल के माध्यम से राज्य दर राज्य में अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत हो रहा है। वो थोड़ी चाहते हैं कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, और इसलिए ये फर्जी केस बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगी, मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने फर्जी केस आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं। सिर्फ 2020 तक, बाकी तो मेरे पास पिछले 2 साल का आंकड़ा भी नहीं है, पर जब से आम आदमी पार्टी बनी 2012 में, और 2012 से 2020 तक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 140 से ज्यादा केस हुए हैं केंद्र सरकार की एजेंसीज पे के द्वारा। हमारे 52 एमएलएस पर केस हुए हैं। सीबीआई ने सीएम के घर पे रेड किया, सीएम के ऑफिस पे रेड किया, डिप्टी सीएम के घर पे रेड किया, सत्येंद्र जैन जी के घर पे रेड किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलाश गहलोत जी के घर पे जाके रेड की। दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद से गुलाब सिंह जो हमारे मटियाला के एमएलए हैं, अहमदाबाद से अरेस्ट किया। दिनेश मोहनिया जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में से घसीट के उठा के लेके गए। इतने सालों में चाहे सीबीआई हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एंटी करप्शन ब्रांच हो, चाहे ईडी हो, केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश करी है आम आदमी पार्टी पे ऐसे फर्जी केस बनाने की। लेकिन आज तक एक भी केस में आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। हर बारी जब ये केस फाइनली कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, सीबीआई को फटकार लगाई है और कहा है कि बिना सबूत के तुमने ये केस कैसे किया, बिना सबूत के तुमने ये अरेस्ट कैसे किया। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार को कहना चाहती हूं कि हम आपके इन फर्जी केस से डरने वाले नहीं हैं। और आज दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है कि जो देश में एक ईमानदार सरकार है, जो एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए काम कर रही है, अच्छी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देने का काम कर रही है, आप उसी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके इन्हीं केसेस की वजह से आम आदमी पार्टी एक बारी 67 और एक बारी 62 सीटें लेके आई है। आप हम पे केस करते रहिए, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजते रहिए। मेरा वादा है कि इसका नतीजा यही होगा कि हर इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ेगी, आम लोग हमें जिता के भेजेंगे। शुक्रिया। कोई सवाल? थैंक यू।
तो आम आदमी पार्टी को आप सुन रहे थे, वार पलटवार का दौर जो है वो दोनों तरफ से जारी है। मलिका, बिल्कुल, और ईडी की जांच पर सियासी आंच किस तरह से हो रही है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैसे आमने सामने नजर आ रहे हैं, इससे कुछ ही देर पहले स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरह से सवाल उठाए सत्येंद्र जैन पर और अरविंद केजरीवाल पर। सुनिए। कि उन्हें सत्येंद्र जैन पाक साफ नजर आए। केजरीवाल जी, निश्चित रूप से आज मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। मेरा आग्रह है कि आप देश की जनता को बताएं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कहा 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आप फ्री इलाज होता है और आज दुनिया पहचान रही है दिल्ली के इस मॉडल को। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा होती है दुनिया के विकास के बारे में, तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब यूनाइटेड नेशंस में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में चर्चा होती है तो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि को बुलाया जाता है। जब वर्ल्ड सिटीज कांग्रेस जो सिंगापुर में होने वाली होती है तब दिल्ली सरकार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया पहचान रही है कि जो दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याएं हैं, उसको सुलझाने का मॉडल दिल्ली सरकार लेके आई है। और भारतीय जनता पार्टी को तो ये पचता नहीं है। कैसे पचेगा? वो थोड़ी चाहते हैं कि हर गरीब को इलाज मिले। तो स्मृति ईरानी ने जिस तरह से एक तरफ आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने भी दिल्ली मॉडल की जमकर उपलब्धियां बताई। आशुतोष, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर हमें देखने को मिल रहा है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, आइए आपको हम सुनवाते हैं। सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके आधार पर जांच आगे चल रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें हो नहीं पाई है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही साथ खतरा और भी गैंग वॉर का है, इसलिए पुलिस अब ज्यादा अलर्ट। वीडियो नंबर 1, थार के पीछे कार। वीडियो नंबर 2, सिद्धू की गाड़ी का पीछा। वीडियो नंबर 3, हमलावरों की कार। वीडियो नंबर 4, सिद्धू की तेज रफ्तार थार। वीडियो नंबर 5, थार का पीछा करती सफेद कार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक सामने आ रहे ये वीडियो कत्ल की उस कहानी के अहम किरदार और चश्मदीद भी बनते जा रहे हैं, जिस कहानी के सिरे तक पहुंचने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब तक सामने आए वीडियो में ये सबसे ताजा वीडियो है।
एक खाली पड़ी संकरी की सड़क पर अचानक तेज रफ्तार थार गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। ये वही थार है जिस पर सिद्धू मूसेवाला सवार था, बल्कि वो खुद इस गाड़ी को चला रहा था। लेकिन इसी वीडियो ने एक और बात उजागर की है कि वो है सिद्धू मूसेवाला की थार के गुजरने के चंद सेकंड बाद ही एक और गाड़ी बड़ी ही खामोशी से गली से निकलकर उसी सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है। ये गाड़ी बोलेरो है, जिसके बारे में पुलिस का अंदाजा है कि इसी बोलेरो गाड़ी पर वो हमलावर सवार थे, जिन्होंने आगे जाकर सिद्धू मूसेवाले को अपना निशाना बनाया था। ये वीडियो बुधवार की शाम को वायरल हो रहा था। इस वीडियो में भी वो बोलेरो गाड़ी नजर आ रही है जिस पर कातिल सवार थे। ये बात तो अब दबी छुपी नहीं रही कि AN-95 और AK-47 जैसे बेहद आधुनिक हथियारों से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उसकी ही कार में छलनी कर दिया गया था। गोलियां इस रफ्तार से सिद्धू मूसेवाला पर बरसाई गई थी कि उसे अपनी ही सीट पर ही झुकने तक का वक्त नहीं मिला। इस हत्याकांड ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक की पुलिस को अचानक एक्शन मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी तक इस हत्याकांड में किसी भी तरह का कोई साक्षात चश्मदीद तो सामने नहीं आया। अलबत्ता हत्या से जुड़े किस्से और हत्या के पीछे की तमाम थ्योरियां जरूर सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन पुलिस को तो हत्या की ये गुत्थी सुलझानी है। पुलिस को ये तो पता है कि हत्या पंजाब के भीतर अपनी औकात दिखाने की जिद में गैंगवार का ही नतीजा है। लेकिन ये अभी तक राज नहीं खुल सका है कि आखिर असल में इस हत्या को किस गैंग के किस शूटर ने अंजाम तक पहुंचाया। लिहाजा पुलिस को इन्हीं वीडियो के जरिए अपनी कहानी को सुलझाकर उस कातिल को जमाने के सामने लाने की जिम्मेदारी है, जिसने पंजाब के एक सिंगर को इस तरह दिन दहाड़े डंके की चोट पर उससे सुरक्षा वापस लिए जाने के एन दूसरे ही दिन मौत के घाट उतारकर देश भर में सनसनी फैला दी। हालांकि पुलिस के सूत्रों से ये जरूर पता चला है कि हत्या से पहले और बाद के जितने भी वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं, उन्हें सिलसिलेवार देखने के बाद पुलिस काफी हद तक उस सिरे के बेहद नजदीक जा पहुंची है, जहां सिद्धू मूसेवाला का कातिल और उसका गैंग खड़ा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं और पुलिस के हाथ लग चुके हैं। इन सीसीटीवी फुटेज के सहारे पंजाब पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और पंजाब पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसके हाथ कातिलों के गिरबान तक होंगे। अब तक जितने भी वीडियो सामने आए हैं, उन सभी से कत्ल से जुड़ी कोई न कोई नई कहानी भी सामने जरूर आई है। जाहिर है कि पुलिस इन्हीं वीडियो की शक्ल में बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उस सच के नजदीक पहुंचना चाहती है, जिस सच के दामन में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा सच छुपा हुआ है। हालांकि वीडियो सामने आने का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। अभी कुछ और वीडियो भी सामने आने बाकी हैं, लेकिन तस्वीर तो तभी साफ हो सकेगी जब असली कातिल का चेहरा लेकर पंजाब पुलिस किसी वीडियो को सामने लाएगी। अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थमने का रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक और बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी खबर बताएंगे शुभांकर। देखिए सही, जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आया, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, वो परेशान करने वाला है। कश्मीर में आतंकवादियों ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अब आतंकवादी झुंड में नहीं आते हैं, बड़े हथियार लेकर नहीं आते हैं। एक आतंकवादी, देखिए इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए आप, एक आतंकवादी आता है, दाएं बाएं देखता है, उसके बाद बंदूक निकालता है बैग से और बैंक मैनेजर को पीछे से गोली मार देता है। ये जो नया पैटर्न है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस पैटर्न के जरिए ही पिछले एक हफ्ते में 6 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। पिछले 3 दिन में 2 लोगों की हत्या हुई है। यह बैंक मैनेजर राजस्थान के रहने वाले, 2 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी, यहां पर इनकी पोस्टिंग थी और अब इनका कत्ल कर दिया गया है। सुबह सुबह की वारदात, बैंक में किसी आम व्यक्ति की तरह आतंकवादी प्रवेश करते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, जब कोई नजर नहीं आता है तो बैग से पिस्टल निकाली जाती है। ये देखिए, आतंकवादी प्रवेश कर रहा है, बैग से पिस्टल निकाली और यहां पर गोली मार दी, पीठ पीछे गोली मारी गई। आतंकवादियों को यह नया पैटर्न कश्मीर और देश की चिंता बढ़ाने वाला, और इसी बात को लेकर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है। यह तरीका बहुत खतरनाक है। इस तरीके के जरिए लगातार कश्मीरी लोगों को, वहां रहने वाले हिंदुओं को, वहां के कश्मीरी पंडितों को, पुलिस सेना में काम करने वाले लोगों को लगातार गोली मार दी जा रही है, उनका कत्ल किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आतंकवादियों को पता है कि सीट कहां पर है, उनकी डेस्क कहां पर है, कौन व्यक्ति है जो वहां पर जॉब कर रहा है।
हमने वहां के एक डीजीपी से भी जब बात की तो उनका यह कहना था कि आतंकवादियों के पास पूरी लिस्ट है कि वो 5-6 हजार कश्मीरी पंडित या हिंदू कहां वो जॉब करते हैं, उनके बारे में सारी बारीक जानकारियां जुटाते हैं और उसके बाद उस जगह पर शांति से जाकर एक आम इंसान की तरह जाकर छोटे हथियार से उनका कत्ल कर देते हैं। और यही वजह है कि इन्हें ट्रेस कर पाना या इन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज आज कुलगाम में जिस बैंक मैनेजर की हत्या की गई है उसका है और ये वीडियोस, ये तस्वीरें, ये जो शॉट्स आ रहे हैं ये परेशान करने वाले हैं क्योंकि वो अपने काम में मशरूफ थे, बैंक का कोई काम कर रहे थे। लेकिन देखिए आतंकवादी पीठ पीछे उनकी गोली मारता है, जब तक अस्पताल ले जाते हैं उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं और यही वजह है कि आवाजें जो हैं मुखर हो रही हैं, लगातार इसको लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं। मल्लिका, ऐसा इसलिए शुभांकर क्योंकि एक और दिन एक और कत्ल, राहुल, रजनी और आज विजय, जिस तरह से बेगुनाह कश्मीरों को, कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किलिंग कर अब उनकी हत्या की जा रही है, मारा जा रहा है ताकि इसी इरादे से, इसी मकसद से कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाएं। इसको लेकर के माहौल बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है, हालात चिंताजनक बनी हुई है, लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। इस समय मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर जम्मू शहर की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ये जो लोग आप प्रदर्शनकारी देख रहे हैं ये डोगरा हिंदू समाज के लोग हैं, जम्मू संभाग के हैं और कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं। ये सरकारी मुलाजिम हैं लेकिन ये अब वहां से छोड़कर आ गए हैं। इनका कहना है कि वहां पर इनके रहने लायक हालात नहीं है। इनमें भय उत्पन्न हो गया है क्योंकि जिस प्रकार से लगातार कश्मीर घाटी में हत्याएं हो रही है, हिंदू समाज अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है कश्मीर घाटी में। हम सीधा यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर कुलवीर मेरा नाम। कुलवीर कश्मीर घाटी में कार्य? बिल्कुल सर, पिछले 15 सालों से। कहाँ पर, कौन सी जिले? सर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो अभी आप वहाँ से छोड़कर आ गए? सर छोड़ के आना, क्या करना, मरना है वहाँ पे क्या? आप अपने आप को सुरक्षित में? बिल्कुल टोटली अनसेफ सर। सर सरकार के जो दावे थे वो तो फिलहाल बेफल होते नजर आ रहे हैं सारे। देखिए अगर उन्होंने बोला कि हम इनको सेफ जोन में मतलब जो है ट्रांसफर कर देंगे तो उसका एक रिजल्ट आप देख लीजिए। विजय कुमार जी बैंक मैनेजर जो थे राजस्थान से, उनको कश्मीर घाटी में आज कत्ल कर दिया गया है। तो मैं नहीं समझता जहाँ पे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जिनका कत्ल हो रहा है। हाँ जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की विफलता है। हाँ, क्योंकि रोज वहाँ पे टारगेट किलिंग की जाती है और जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं वो सब डर के छाए में जी रहे हैं वहाँ पे, और कोई भी एम्प्लॉयड वहाँ पे अब डर के मारे वहाँ पर जाना नहीं चाहता है। हम इस बात से दुखी हैं कि वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है और पूरा वैली छोड़ के हम आ गए हैं जितने भी एम्प्लॉय, और हमारे साथ एलजी और डिबकाम हर ऑर्डर में पार्शियलिटी करते हैं जिसकी वजह से हमें रोड पे आना पड़ रहा है। कहीं भी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है सर। अच्छा, हम यही चाहते हैं कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर शहर भी सुरक्षित, श्रीनगर शहर भी सुरक्षित नहीं है सर। वहाँ पे यही जो आप सुन रहे हैं, यहाँ पे यही माहौल है वहाँ पे, और टारगेट किलिंग की जा रही है और सिविलियंस को मारा जा रहा है और ये पिछले 1 साल से चल रहा है। हम इस चीज को देख रहे थे कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ स्टेप उठाएगा हमारे लिए, जहाँ कुछ से हमारी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं और अब तो हमारा जो एक सब्र का बांध जो था वो टूट चुका है और अब हम नहीं चाहते कि हम और ज्यादा हमारे भाई बहन वहाँ पे अपनी जान गंवाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफर्स की जाए जम्मू में। कश्मीर में टारगेट किलिंग यानी कि चुन चुनकर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना, उन्हें मौत के घाट उतारने का भयानक दौर जारी दिख रहा है। आशुतोष, बिल्कुल, तो एक दिन और एक और कत्ल, लगातार टारगेट किलिंग, चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, खासकर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, गैर कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ। एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं क्योंकि हर रोज एक नए टारगेट को चुनकर खात्मा किया जा रहा है, लेकिन किस तरह से आतंक का मुकाबला किया जा रहा है आपको हम दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। एक और दिन, एक और कत्ल, कश्मीर घाटी बेगुनाहों के खून से लाल हो रही है। सीसीटीवी की तस्वीरें टारगेट किलिंग के भयानक दौर का जीता जागता सबूत है। ये वीडियो कुलगाम के एक बैंक के अंदर का है। बैंक में एक शख्स बैग लेकर दाखिल होता है। अंदर बढ़ने से पहले वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है। रास्ता साफ देखकर ये शख्स आगे बढ़ता है और बैग से पिस्तौल निकालकर सामने कैबिन में बैठे मैनेजर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है।
एक बेगुनाह के खून के धब्बे सूख भी नहीं पाए कि आतंकियों ने दूसरे बेगुनाह का खून बहा दिया। दहशतगर्दों की इस खूनी साजिश का नया शिकार बने विजय कुमार। कुलगाम में बैंक कर्मचारी विजय कुमार आज सुबह बैंक के लिए निकले तो पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। घायल हालात में विजय कुमार को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। वो कुलगाम के मोहनपुरा में बैंक मैनेजर के पद पर थे। आतंकियों ने बैंक के बाहर ही उन्हें गोली मार दी। सर कहाँ सुरक्षित है? हमने देखा आज अभी किलिंग हो गई है, कहाँ सुरक्षित है? वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वहाँ पे बकायदा पुलिस गार्ड्स बाहर है, वहाँ पे किलिंग को बंदा सेफ कहाँ पे है? बंदा हमारे जहाँ पे वो जो फैमिलीज हैं उन्होंने अपने बच्चे वहाँ पे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, एक उनके बच्चे भी सेफ नहीं है। बच्चों पर भी खतरा है। बच्चों पे खतरा है सर, वो नहीं वहाँ पे स्कूल पढ़ते हैं, वहाँ पे खुद रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ पे टोटली अनसेफ है। हम कब तक हम लाशें? डर लगता है। आतंकियों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात से समझिए कि इसी कुलगाम में 48 घंटे के अंदर दूसरी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। मंगलवार को स्कूल टीचर रजनीबाला को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था और आज सुबह बैंक मैनेजर विजय कुमार को निशाना बनाया गया। फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। जो आतंकवादी सीमा पार से कभी AK-47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। कश्मीर में गैर मुस्लिमों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडित पहले से ही गुस्से में और अपनी सुरक्षा के लिए आंदोलन पर हैं। आज विजय कुमार की हत्या के बाद उनका गुस्सा और भड़क गया। कश्मीर में बढ़ते टारगेट किलिंग के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में CJI NV रमन्ना ने कश्मीर में हिंदुओं की मौत पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। जम्मू से सुनील भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। तो कश्मीर में आतंकी लगातार चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार रहे हैं, चुन चुन कर उनका सफाया कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, एक तरफ देखिए सियासत है, दूसरी तरफ जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है वो दुख से भरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक हमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती हम यहाँ पर लौट नहीं सकते, यहाँ रह नहीं सकते। इन सब के बीच अब सवाल तो यही है कि आखिरकार कश्मीरी पंडित लौटे तो कैसे और सुरक्षित महसूस करें खुद को तो कैसे। मैंने बोला वो नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने बोला है, जब मेरे पति को नहीं उन्होंने छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उनकी भी गलती, अगर सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं कि उनको पता है, क्योंकि वो कभी नहीं डरे इतने सालों में। 2010 की बैच नहीं डरा अभी तक, मेरे हस्बैंड भी 2010 में, वो जब नहीं डरा तो आज सारे डर चुके हैं। तो वो कहाँ जाना चाहिए था उनको ड्यूटियों पे? उनको पता है। आज मैंने इनको सुबह बोला, मैंने बोला उन्होंने थ्रेट निकाली, आज किसी का नंबर लगाएंगे, आज या कल में किसी का नंबर। आधे घंटे में फिर फोन आया, किसी को टीचर को गोली मार दी, उसके भी छोटे बच्चे होंगे। शादी में नहीं बोलती, गाना गाते, बस इतना। इसने पिस्टल निकाला, मारी फायर, मैंने चलाया, बहुत चलाया। मैंने सोचा मैंने चलाने से वो चले जाएगा, वो अंदर चली गई मेरी बहन। ऐसे उनको भी कोई मरेगा तभी तो उनको भी एहसास होगा, उनका अपने को मरेगा तभी तो पता चलेगा, फिर कुछ करेंगे वहाँ, करेंगे ऐसे तो नहीं करेंगे। एक ही बच्ची है उनकी, वो अपनी माँ की भी नहीं, एक दिन नहीं रहती। हम उसको 2 साल से बोल रहे हैं तुझे इधर डालते हैं, उधर पढ़ाई नहीं अच्छी होती, उधर स्कूल बंद रहते हैं। कहती मैंने नहीं रहना अपनी मम्मा के बिना, मैंने नहीं रहना अपनी मम्मा के बिना। ये रोते बिलखते लोग, ये नम आंखें सवाल पूछ रही हैं कि हम किसके बलबूते यहाँ पर रहें और कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सही बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में बढ़ रही है और चुन चुन कर वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर का ये दहशत का ये दौर बेहद खौफनाक होता जा रहा है।
कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, गैर कश्मीरी हिंदू और आजाद ख्याल मुसलमान, कोई भी आतंकियों की जद से बाहर नहीं है। 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या के बाद आतंक की तेज रफ्तार ने यहां के बाशिंदों को सिरहा दिया है। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं के संगठन करीब 3 हफ्ते से धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीनगर में नारे लग रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में लगातार धरना जारी है। डोगरा फ्रंट सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और गुपकार गुट के नेताओं को कोस रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी से दिख रही है तो वो केंद्र सरकार से है। कश्मीरी पंडितों के गुस्से का बाद कल सांबा में फूट पड़ा। आतंकियों का निशाना बनी स्कूल टीचर रजनी बाला के अंतिम संस्कार में पहुंचे बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। मेरा जो ख्याल है कि गवर्नमेंट को सोच समझ के कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें इनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, इनके बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। इनके जो माँ बाप है, जो खासकर जम्मू में या हिंदुस्तान के कोने कोने में है, उनका भी देखना, क्योंकि देखिए मानसिक जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, कल जो रजनी बालाजी का जो इस तरह एक दर्दनाक, जो मैं क्या बयान भी नहीं कर सकता हूँ, इंसानियत शर्मसार हो। लोगों की इस नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत कश्मीर में अब हिंदू कर्मचारियों की तैनाती दूर दराज नहीं होगी। सभी हिंदू कर्मचारियों को जिला मुख्यालय ट्रांसफर किया जाएगा। हिंदू कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया जाएगा। हिंदू कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी। हालांकि कश्मीरी पंडितों की मांग है कि उन्हें जम्मू ट्रांसफर किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से टेररिस्ट ग्रुप्स ने अपना एक तरीका टेरर फैलाने का चेंज किया है, समय और परिस्थितियों को देखते हुए लश्कर इस्लाम, TRF ग्रुप, इन्होंने जो लेटर्स निकाली हैं तो उससे साफ है कि माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया है। मई महीने में कश्मीर में आतंकी घटनाओं ने बहुत तेजी पकड़ी। टारगेट किलिंग के वारदातों में कुल 7 लोग मारे गए। टारगेट किलिंग में मारे गए 7 लोगों में 2 सुरक्षा बलों के जवान थे। मई में ही आतंकियों से कुल 14 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में 27 आतंकी मारे गए, जबकि मारे गए आतंकियों में से 6 पाकिस्तानी थे। हालात बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्पित आतंकी गुट बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और किसी भी कीमत पर कश्मीर की शांति में खलल डालने को तैयार हैं। 370 के खात्मे के बाद कश्मीर सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जम्मू से सुनील भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।